हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा एडीए की डेट आ चुकी है। 30 जुलाई को हमारा एग्जाम है, तो उसके लिए हमने सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम सारे सब्जेक्ट्स को जो एडीए के सिलेबस में है उनको ब्रीफली कवर करेंगे। आज हम कर रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो सेल ऑफ गुड्स है वो एक मर्केंटाइल लॉ अर्लियर जो सेल ऑफ गुड्स आने के पहले जो सेल ऑफ गुड्स की प्रोविजन थी वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 7 में दी हुई थी, लेकिन बाद में उनको रिपील करके हमने एक अलग से लॉ बना लिया और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में था। और हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट को बोरो कहाँ से किया है, वो हमने किया है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1893 से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ये दोनों प्री के लिए इम्पोर्टेंट है, पहले भी इसमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं। और अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करना है तो कॉन्ट्रैक्ट हम एक्सप्रेसली भी कर सकते हैं, इम्प्लाइडली भी कर सकते हैं। जो टर्म्स एंड कंडीशन बिजनेस में यूज हो रही है हम उसके अकॉर्डिंगली सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आप एक इम्पॉर्टेंट टर्म है केविएट एम्प्टर, जिसका मतलब होता है बायर बिवेयर। और जो डॉक्टर ऑफ केविएट एम्प्टर है वो कहाँ पे दिया हुआ है, वो सेक्शन 16 में दिया हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन की केविएट एम्प्टर का मीनिंग क्या है ये भी प्री में क्वेश्चन आ सकता है, और डॉक्टर ऑफ केविएट एम्प्टर दिया कौन सी प्रोविजन में है ये क्वेश्चन भी प्री में आ सकता है। तो ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट है। और फिर हम गुड्स की डेफिनेशन जब इन डिटेल करेंगे हम उसमें देखेंगे कि जो एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं और मनी है वो पार्ट ऑफ गुड्स नहीं है। और जो कंडीशंस आगे हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बात करेंगे दो चीजों की, कंडीशन की और वारंटी की। तो जो कंडीशन होती है, कंडीशन वो चीज होती है कि जो एसेंशियल होती है फॉर द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और अगर हम उस कंडीशन के ब्रीच कर रहे हैं तो जो जिस भी पार्टी के अगेंस्ट ये ब्रीच हुई है उसके पास ये राइट है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सके। बट वारंटी क्या होती है, वारंटी में क्या है तो ये भी एक ऐसी चीज होती है जहां पे हम उसको इम्पोर्टेंट तो होती है लेकिन वो एसेंशियल नहीं होती है, वो कोलेक्ट्रल होती है। मतलब कि उसके अगर वो नहीं भी पूरी हो रही है तो कॉन्ट्रैक्ट तो इन्फोर्स किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि उसके बिना कॉन्ट्रैक्ट होगा ही होगा नहीं। तो ऐसे केस में आप कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं करोगे, तब ऐसे केस में आप क्या करोगे, आप सिर्फ डैमेजेस क्लेम करोगे। अब इसकी एग्जांपल दे रही हूं, मान लीजिए पेमेंट करनी है आप, ठीक है, हमने प्रॉफिट के पर्पस के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन अगर पेमेंट मैंने मान लीजिए डेट फिक्स कर दिया है कि मुझे 15 मार्च को पेमेंट चाहिए, तो अगर मैं 15 मार्च को ऐसा है कि मैंने साथ में ये भी बता दिया कि इसी पेमेंट से मैं सामान खरीद के आपको दे रही हूँ, तो वहां पे जो पेमेंट है वो एसेंशियल टू कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो वहां पे अगर पार्टी सामने वाली पार्टी आपको टाइम पे पेमेंट नहीं कर रही है तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकते हो। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है, हमारा लेन देन चलता रहता है, मैंने एक पर्टिकुलर डेट फिक्स कर दी थी जर्नली, लेकिन उसके बाद मैंने कह दिया कि मैं आज मेरे पास पेमेंट तैयार नहीं है तो आप प्लीज मुझसे 2 दिन बाद में ले लीजिए, मैं 2 दिन बाद आपका पूरा अमाउंट क्लियर कर दूंगी। तो वहां पे ये चीज वारंटी हो गई। अब वहां पे ऐसा नहीं है ना कि मैंने उसी पेमेंट से कुछ खरीदना था और वो आपको सप्लाई करना था, ऐसा नहीं है। अगर उसी पेमेंट से मैंने कुछ खरीदना होता और वो आपको सप्लाई करना होता देन दैट विल बी कंडीशन, अदरवाइज इट विल बी अ वारंटी। और जो वारंटी है, कोई चीज कंडीशन है कि वारंटी है। अब मैंने स्पेसिफिकली बताया कि अगर मैं स्पेसिफिकली बता रही हूँ कि मुझे इस चीज के लिए चाहिए तो वहां पे मैं वो चीज, वही पर्टिकुलर चीज कंडीशन बन गई। अगर नहीं बता रही हूँ तो वो वारंटी है। तो अब ये वारंटी है कि नहीं है, कंडीशन है, ये हम कहाँ से पता लगाएंगे, एक्सप्रेसली या इम्प्लाइड।
सैंक्शन नहीं मिल जाती। और जो एग्जिस्टिंग गुड्स होती हैं या कंटीजेंट गुड्स होती हैं या फ्यूचर गुड्स है, वो टाइप ऑफ गुड्स है। मतलब कि गुड्स की कई काइंड्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होगी जो हमारे पास इसी टाइम पे अवेलेबल है। कंटीजेंट गुड्स क्या होगी जो कि अगर फ्यूचर में कोई पर्टिकुलर थिंग हैपन होगी या नहीं होगी उसके एग्जिस्टेंस पे डिपेंड करती है, तो वो चीज कंटीजेंट गुड्स हो गई। और फ्यूचर गुड्स कौन सी हो गई, जो हमने अभी, मान लीजिए मैंने कह दिया कि आप मैं आपका ये चीज तैयार करके दे दूंगी, अभी मेरे पास राइट नाउ वो चीज अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं फ्यूचर में उस चीज को बना के आपको दे दूं, तो वो चीज क्या हो गई, फ्यूचर गुड्स। अब नेक्स्ट क्या है कि अच्छा, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि एग्जिस्टिंग गुड्स, कंटीजेंट गुड्स और फ्यूचर गुड्स ये क्या है, तो ये टाइप ऑफ गुड्स हैं या इसको किसी भी फॉर्म में मॉडिफाई करके क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अनपेड सेलर हम आगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में करेंगे। सेक्शन 45 डील कर रहा है अनपेड सेलर। तो अनपेड सेलर कौन होता है, जब उसकी जो चीज भी उसने बेची है उसके लिए हमने जो पेमेंट करनी है वो होगी कंसीडरेशन। अगर हमने चाहे पूरी चाहे एक छोटी अमाउंट भी उसको पे नहीं की है, मान लीजिए मैंने उस पेमेंट को 10 इंस्टॉलमेंट्स में बांट लिया था, 9 महीने पे कर दिया, अभी एक रहती है और उसका टाइम निकल गया है, तो अब अगर मैंने वो पर्टिकुलर एक इंस्टॉलमेंट पे नहीं की है तो सामने वाले पर्सन का राइट का टाइटल क्या हो जाएगा, अनपेड सेलर। और अनपेड सेलर के आगे हम राइट्स की बात करेंगे, तो उसके कुछ राइट्स हैं, जैसे राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, और थर्ड है वो रीसेल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो राइट इन लियन है वो क्या है, वो पोजेशन को रिटेन कर सकता है जब तक कि सेलर पोजेशन को अपने पास ही रख सकता है जब तक कि उसकी पेमेंट नहीं की जाती। राइट ऑफ लियन ऐसा राइट है जो कि अनपेड सेलर के पास है, जब अच्छा वो कब तक यूज कर सकता है राइट ऑफ लियन, वो तब तक ही यूज कर सकता है अगर उसने कोई क्रेडिट पे चीज नहीं बेची है, या फिर उसने अगर क्रेडिट पे बेची है लेकिन उसका क्रेडिट जितने टाइम के लिए उसने क्रेडिट दिया था वो टाइम एक्सपायर हो गया है, तो ऐसे केस में वो उन गुड्स का पोजेशन अपने पास रख सकता है, तो वो क्या हो गया, राइट ऑफ लियन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब हम करेंगे सेक्शन सेल ऑफ गुड्स एक्ट को इन डिटेल में। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या है कि इन टोटल मैंने आपको जैसे अभी बताया कि पहले ये हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो एक्ट है उसमें एज अ चैप्टर 7 दिया हुआ था, उस ये सारी प्रोविजंस वहां पे दी गई थी, लेकिन उनमें कुछ कमी थी जिसकी वजह से हमने इसको स्पेशल एक अलग से लॉ बना दिया। अब ये हमने बोरो कहां से किया है, ये हमने बोरो किया है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1983 से, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान में रखिए। अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट में अब के जो 1930 वाला सेल ऑफ गुड्स एक्ट है उसमें कितने चैप्टर्स हैं, उसमें 7 चैप्टर्स हैं, टोटल 66 सेक्शंस हैं। अब उनको हम इन डिटेल चैप्टर बाय चैप्टर डील करेंगे।